बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 26 नवंबर को पिंडी से अपने इस लॉन्ग मार्च की लीड करने के हवाले से कहा है और ये कहते हैं कि जब वो कॉल देंगे सब लोगों ने वहां पे पहुंचना है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही अहम सिलसिला, एक अहम तैनाती जिसके प्रोसेस के हवाले से एक तरह से ख्वाजा आसिफ ने आज कहा, आज मुख्तलिफ चलने वाली जो खबरें थी उसको रिफ्यूट किया। उन्होंने कहा कि मीडिया अपनी तस्दीक कर ले। समरी अब तक कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं पहुंची है, लेकिन एक तरह से जो मुशावरती अमल है वो शुरू हो गया है और 25 नवंबर तक इस नाम को फाइनल कर लिया जाएगा, इस अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक चीज और बड़ी अहम है और ये बात सामने कही जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च और इस अहम तैनाती का जो सिलसिला है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि दोनों एक साथ आगे पीछे ही इस चीज को देख रहे हैं और नजर आ रहा है। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर पीटीआई जिस चीज को कहती है उसके चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि वो आर्मी चीफ के तैनाती के मामले से पीछे हट गए और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ शफाफ और जल्द इंतखाबात की तारीख लेना है और अगर ये तारीख उनको मिल जाती है तो वो हुकूमत के साथ फिर हर तरीके से बातचीत करने को तैयार भी हैं। इस सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे और सदर मुमलिकत के आईनी किरदार के हवाले से जहां एक तरफ इसहाक डार साहब की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई और उसके बाद जो हमने ट्वीट्स देखे हैं और जो हमने फवाद चौधरी का अगर हम ट्वीट देखें तो वो ये कहते हैं उसके बाद के आर्मी चीफ की तकर्री के ज़म्न में सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। सिर्फ ये वाजे कर दूं, सदर मुमलिकत जो भी कदम उठाएंगे उसे इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। और उसके साथ शाह महमूद कुरैशी का यह कहना है कि सदर नए आर्मी चीफ से मुताल्लिक समरी नहीं रोकेंगे। ये यकीन दहानियां तो हैं, ये बातचीत तो है, लेकिन इसके साथ साथ वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के बैक ऑफ द माइंड में कहीं पे कुछ खदशात भी हैं सदर मुमलिकत के इस आईनी किरदार के हवाले से। वो किन खदशात का इजहार कर रहे हैं और वो क्या समझ रहे हैं, इन तमाम तरह यकीन दहानियों के बावजूद ये बात उनको कहने की जरूरत क्यों पड़ी है, आपको ये दिखाते हैं। पहले आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आईन और कानून के तहत सारी चीजें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना। सदर मुमलिकत ने अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर इसका नतीजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात कर रहे हैं। क्या कोई खदशा भी है इसके अंदर? सदर मुमलिकत जो आईनी उनका किरदार है इसके अंदर वो होगा क्या? और तमाम तर पीटीआई की तरफ से ये जो यकीन दहानियां हैं कि वो कोई रोकेंगे नहीं, उसके बावजूद भी वजीर खारजा को यह बात क्यों कहनी पड़ी, इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं शोएब शाहीन है, माहिर कानून है, इनसे इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। इसके साथ साथ कादिर खान मंदोखेल मेरे साथ मौजूद होंगे, बहुत शुक्रिया आपका सर। और इसी के साथ साथ राजा यासर मयून सूबाई वजीर हायर एजुकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौजूद होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शोएब शाहीन साहब आपसे सर, ये बहुत इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, इस वक्त एक अहम तैनाती के मामले के ऊपर ये मुझे बताइएगा कि आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई समरी मौसूल नहीं हुई है, लेकिन एक तरीके से उस प्रोसेस का आगाज कर दिया गया बातचीत का। तो इस पे क्या है तरीक़ेकार सर, आईन और कानून क्या कहते हैं? देखें, समरी आएगी और समरी जो है वो सिलेक्ट होगी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। उनमें से 3 बंदे आते हैं तो उनमें से एक होगा, 4 आते हैं उनमें से एक होगा, 5 आती हैं उनमें से। जनरली जो प्रिंसिपल होता है वो 3 नाम आया करते हैं जनरली, उन 3 में से कोई एक सिलेक्शन होती है। अनटिल अनलेस कि ये एक ख्वाहिश हो प्राइम मिनिस्टर की, वो फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया करते हैं कि आप 4 नाम भेजें या 5 नाम। कबाहत तो नहीं है ज्यादा नाम आने में? वैसे तो कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है कोई नहीं, लेकिन आम तौर पर ये प्रिंसिपल होता है कि एक सीट के एवज तमाम कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ की, तमाम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में, तमाम इदारों में एक प्रिंसिपल, सेटल्ड प्रिंसिपल ये होता है कि एक सीट के एवज 3 नाम जाते हैं और उन 3 नामों में से आमतौर पर किसी एक बंदे को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। मेरा ख्याल है बाजवा साहब चौथे नंबर पे थे। प्रोसेस कब शुरू होता है? जब समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाती है तब से इसका आगाज होता है? नहीं, आगाज तो उस दिन होगा जिस दिन समरी इनिशिएट होगी। अच्छा, समरी इनिशिएट होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री में जाएगी, डिफेंस मिनिस्ट्री आगे प्रोसेस करेगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस आएगा और प्राइम मिनिस्टर का फिर ये प्रेरोगेटिव है कि वो। कादिर मंदोखेल साहब से मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे बताइएगा कि बिलावल भुट्टो क्यों इस खदशे का इजहार कर रहे हैं? यानी तमाम तर इसहाक डार साहब की सदर मुमलिकत से मुलाकात, उसके बाद पीटीआई के सर्कल से कि सदर मुमलिकत इस समरी को नहीं रोकेंगे,
और उसके बावजूद भी इस खदशे का इजहार करना कि उनके पास लास्ट चांस है, अगर वो इसको अप्रूव नहीं करेंगे, नहीं रोकेंगे, तो फिर उनको इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। तो क्या अब भी बैक ऑफ द माइंड कहीं पर यह है कि सदर मुमलिकत ये जो समरी आएगी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, क्या कहीं आप लोग समझते हैं कि बैक ऑफ द माइंड आपकी ये चल रहा है, ये खदशा है, क्या इसमें कोई रुकावट हो सकती है? देखिए शुएब शाहीन साहब मेरे भाई है, मैं उनसे इख्तलाफ करूंगा जो प्रोसीजर उन्होंने बताया। अच्छा, ये प्रोसीजर उस सूरत में है जब वो कोई असम्बली से कानून साजी हो और वो दोनों ऐवानों से पास होके और सदर पाकिस्तान के पास जाए, और सदर पाकिस्तान उनको अगर उसमें अपना माइंड अप्लाई करे, जो कि कभी जिंदगी में नहीं किया, वो उसके बाद ये वापस असम्बली में आता है। असम्बली अगर दोबारा उसको पास करती है तो फिर उसके पास टोटल 14 दिन होता है। 14 दिन के अंदर उन्होंने ऑटोमेटिकली अगर नहीं भी करते हैं तो ये अप्रूवल हो जाती है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि ये कानून साजी नहीं है, ये कानून पीटीआई के दौर में जब 2019 में एक अमेंडमेंट आया था, और उस अमेंडमेंट में बाकायदा पीटीआई ने ये पावर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देने की बिल पेश की है, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत तमाम पार्टी ने उसको अप्रूवल दी थी। ठीक है। तो ये टोटल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसका कानून साजी से कोई ताल्लुक नहीं है। और क्योंकि ऑलरेडी जब एक अपॉइंटमेंट का है, ये कानून साजी जो शुएब शाहीन साहब बता रहे वो नहीं है, ये एक अलग प्रोसीजर है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। नहीं तो फिर बिलावल साहब ने उस खदशे का इजहार क्यों किया है? क्या यानी फिर आप इसको क्लेरिफाई कर देना सर कि इसके अंदर कोई हिंड्रेंस क्या हो सकती है सदर मुमलिकत की तरफ से? देखिए, पहली बात तो ये, अगर आपको याद होगा जब वो सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से जनरल बाजवा साहब के केस के हवाले से जब चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कानून साजी कर दे। और कानून साजी क्या करनी थी, वो इमरान खान नियाजी साहब ने अपने तहरीक इंसाफ के लेटर पेड पे उसको एक्सटेंशन पे, आपको याद होगा मीडिया ने रिपोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट सही क्या हो, सही लाया, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सही लिया है। तो उसके बाद से ये कि आप बाकायदा समरी वहां भेज के इसको आप रिकमेंड करते और प्रेसिडेंट के पास भेज, जो कि साइन के लिए फाइनल अथॉरिटी होता है उसमें। अब सवाल ये कि फाइनल अथॉरिटी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज करने का या रिजेक्ट होने का कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा शुएब शाहीन साहब बता रहे थे, वो कानून साजी में होता है। अब यहाँ सवाल ये है कि इनका साबका रिकॉर्ड खराब है। अब साबका रिकॉर्ड ये खराब है, आपने पंजाब गवर्नमेंट का देखा जब अक्सरियत आ गई और अक्सरियत के बावजूद वो असेंबली के इजलास और यही प्रोसेस आपकी कौमी असेंबली में भी देखा। और फिर कौमी असेंबली में जब 175 आदमी हमारे एमएनएस मौजूद थे, उसके बावजूद वो उसके ऊपर वोटिंग नहीं करा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को अपना सोमोटो लेना पड़ा, फिर डायरेक्शन देना पड़ा, और उसके बावजूद डिप्टी स्पीकर ने इस असेंबली की तोड़ने की सिफारिश की, साइन भी कर, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें नल एंड वाइट करके उसको वापस भेज दिया। ठीक है। तो यहाँ बिलावल से ये जाहिर हो रहा है कि ये कोई ना कोई चीज इस तरह रुकावट डालेंगे, जो कि उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। राइट हो गया। चले, आपने कह रहे हैं कि जाहिर हो रहा है कोई ना कोई रुकावट डालेंगे, अगरचे इख्तियार उनके पास नहीं है। जाजुल हक साहब, सर मुझे बता दीजिएगा, इस वक्त जो प्रोसीजर है इस आम तैनाती के हवाले से, मुझे बताइएगा कि एक तरफ इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, फिर ये तारीख एन उस तारीख से कोइंसाइड भी कर रही है जिस चीज के ऊपर एक अहम तैनाती भी होनी है, आगे पीछे एक आध दिन का फर्क हो सकता है। दूसरी तरफ खान साहब ये कहते हैं कि 26 नवंबर को सबको सरप्राइज भी मिलेगा। तो सर चल क्या रहा है पीछे, किस सरप्राइज की तैयारी कर रहे हैं इमरान खान साहब? देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा ख्याल है हम ज्यादा बहस जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे कर रहे हैं कि अगर ये हो तो फिर क्या होगा, और अगर ये हो तो फिर क्या होगा। मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। समरी जाएगी और अप्रूव होगी। इसमें क्यों खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जी वो वापस भेज देंगे और फिर वो ये करेंगे, फिर वो करेंगे। देखें, ये फॉरेन मिनिस्टर का, सर फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है ना सामने, तो वो उन्होंने खदशा उसमें जाहिर किया है। क्या फॉरेन मिनिस्टर साहब भी थोड़ा सा किसी के कहने पे ही बात कर रहे होंगे ना। फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी अभी मतलब एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर है वो। उन्होंने खदशात का इजहार पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों किया। ये कोई अंदर पीडीएम की मीटिंग के अंदर कोई बहस हुई होगी, फिर उनको कहा होगा कि आप इसका जिक्र कर दें ताकि सदर मुमलिकत को अंडर प्रेशर लाया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है। दूसरा ये कि अगर तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा मेच्योरिटी का
सबूत दिया जाए और थोड़ा सा मतलब इस मुल्क के जो हालात हैं, जो खदशात हैं लोगों के, जो इकोनॉमी के बारे में, जो एक्सपोर्ट्स के बारे में, या जो भी मतलब हमारे दीगर मामलात हैं, एक अनसर्टेनिटी है, अगर उसको ख़त्म करना है तो मैं समझता हूँ 26 से पहले हुकूमत को चाहिए कि कोई बातचीत के जरिए कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे कि ये मुल्क जो है ये इस दलदल से या इस एक कैफियत से निकल आए बाहर। सर बातचीत आप कह रहे हैं किस, यानी हुकूमत को चाहिए कि किससे बातचीत करें? मैं चाहूंगा जरा एलैबोरेट कीजिएगा इसको, क्या क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखें, बातचीत तो वही करेंगे जिन्होंने बातचीत करनी है, लेकिन वो दोनों तरफ करेंगे। तो हुकूमत को चाहिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, खान साहब को चाहिए कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और इस मुल्क को इस दलदल से निकालें, वरना मेरा ख्याल है कि सबका नुकसान होगा अगर इसी तरह से। और आप ये कह रहे हैं 26 से पहले ये करना होगा? 26 से पहले ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, राजा यासिर हुमायूं साहब, सर एजाजुल हक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है यहाँ पे कि एक तो खान साहब कह रहे हैं 26 को सबको सरप्राइज मिलेगा। ये सरप्राइज है क्या खान साहब की तरफ से? और एजाज साहब ये भी एक फरमा रहे हैं कि 26 से पहले खान साहब को भी लचक दिखानी होगी, जिनसे बात हुकूमत को भी लचक दिखानी होगी, और जिन्होंने दोनों से बात करनी है उन्होंने इस चीज को 26 से पहले करना होगा। तो सर सरप्राइज क्या देने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है एजाजुल हक साहब ने बड़ी ठीक बात की कि मफरूजों पे तो बात करने का फायदा कोई नहीं है, कोई भी। और खान साहब जो सरप्राइज दे रहे हैं, अगर मैं आपको बता दूं तो फिर उसमें सरप्राइज क्या रह जाएगी? तो इसलिए वेट करें, सरप्राइज जब आएगी तो तभी। चले ये तो बता दे, लचक दिखाने को तैयार है खान साहब या नहीं है? एजाजुल हक साहब कह रहे हैं खान साहब लचक दिखाएं। हमने एक चीज रियलाइज कर ली है और बड़ा हमारा क्लियर मौकफ है कि आर्मी चीफ कोई भी हो, जो भी आर्मी जिसको तैनात हुकूमत करे, हमें वो काबिल कबूल है। क्योंकि ये एक बड़ी, आपको शायद याद हो कि काकड़ साहब ने बड़ी एक बात की थी अहम, कि जब इतनी बड़ी आर्मी के सरबराह होते हैं तो यू आर नोबडीज मैन। तो ये अगर किसी को गलतफहमी पास्ट में थी कि हम अपनी मर्जी का जूनियर बंदा लगा के उसको चीफ लगा देंगे और वो हमारी ताबेदारी करेगा, तो ऐसे हुआ कभी नहीं और ना होगा। नहीं, लेकिन राज साहब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कही जा रही है, महज इत्तेफाक हो सकता है वैसे, लेकिन मैं ये सोच रहा था, मुझे बताइएगा कि एक तरफ एक आम तैनाती, दूसरी तरफ आपके लॉन्ग मार्च, और फिर खान साहब का यहां से आके पिंडी पहुंचकर वहां से कयादत करना, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा है कि जनाब मैं इससे पीछे भी हट गया हूं। तो अर्ली इलेक्शन के लिए वाई ऑन 26, यानी कि 26 की तारीख क्यों? अर्ली इलेक्शन के लिए तो उससे पहले भी दिया जा सकता है। आपको पता है कि खान साहब ने गोली अपने आप को खुद तो मारी नहीं है, जब वो जख्मी हो गए हैं तो मैं लॉन्ग मार्च हम लीड कर रहे थे तो बट टेक सिंह से लेके तो वहां तक पहुंच गए। जब तक खान साहब खुद मौजूद नहीं होंगे तब तक उसको एक्चुअली उसके फाइनल जो है वो कोई उसका हासिल उसूल नहीं है। हाँ। तो ऑब्वियसली जब डॉक्टर्स ने खान साहब को ये कहा है कि उन्होंने 26 से पहले नहीं निकलना है, उनको और 4-5 दिन रेस्ट की जरूरत है, तो वीकेंड वही बन रहा था नेक्स्ट इत्तेफाक से, दोनों डेट्स जो है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि ये सारे महज इत्तेफाकात हैं, यानी इसके अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है? इत्तेफाकात हैं, क्योंकि हमें एक एज अ कौम आदत बन गई है कि इत्तेफाकात की कंस्पिरेसी थ्योरी बना लेते हैं, तो हम बना लेते हैं, रोज बैठ के बनाते हैं पूरी कौम का एक ये अलमिया कह लें कि शाम को बैठ के ठीक है अब मान लेते हैं जनाब, ठीक है कि महज ये सारे मामलात इत्तेफाकात है। एक मैंने ब्रेक लेनी, चले ब्रेक के बाद आते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुएब शाहीन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बात सुनी एजाजुल हक साहब की भी, वो कहते हैं जनाब 26 से पहले जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी हर किसी को दिखानी होगी। आप समझते हैं कि आप भी इसी ओपिनियन के ऊपर हैं? क्योंकि दूसरी तरफ जहाँ कादिर मंदोखेल साहब ने कहा, जो बात आप कर रहे थे, उन्होंने कहा वो असेंबली में पास होने वाले लॉ की तरफ है, ये कोई कानून नहीं है, ये तो एक एग्जीक्यूटिव की समरी है जो कि प्रेसिडेंट के पास जानी है और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को करना है। देखिए, एक है प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं, मंदोखेल साहब की अपनी राय है, लॉ ना भी हो, नहीं कानून, मैं वही कह रहा हूँ ना, हर एग्जेक्टिव ऑर्डर को जो रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियार है कि वो उसको वापस भेजे या उसको एक्सेप्ट करे, या उसके बाद अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता दूसरी मरतबा भी तो फिर टाइम के बाद वो होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इस केस में प्रेसिडेंट साहब ये अपनी पावर एक्सरसाइज करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है। बट इररिस्पेक्टिव को उनके ओपिनियन के अलावा मैं देखता हूँ, लेकिन ये होगा नहीं, चूंकि ये एक इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी बदकिस्मती है हमारे, ये गलत है। बदकिस्मती हमारी ये है कि पिछले 1 महीने 2 महीने से, 1.5 महीने से, कम पिछले 1 महीने से
पूरा मुल्क स्टक है इस एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में, इस एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में। देखें जिस तरह मुल्क के बाकी मामला चल रहे हैं, ये भी एक ऑर्डर हो जाएगा। क्यों हमने, अफसोस की बात यह है कि मौजूदा गवर्नमेंट भी वक्त पे फैसला नहीं कर रही, तो जल्दी कर दें, और अच्छा देर से भी कर दें तो चलो उनकी प्रोरोगेटिव है। पूरा मीडिया इस काम के पीछे लगा हुआ है, पूरे तमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है ना वो सिर्फ एक तैनाती को देख रहा है। क्यों ऐसा है? होना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंस है ना। तो मैं कहता हूँ ये बदकिस्मती है हमारी। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ये हो जाना चाहिए। ये 15 दिन पहले हो जाता, महीना पहले हो जाता, या हफ्ता पहले हो जाता, और उसके बाद 2 दिन बाद हो जाएगा तो क्या होगा? क्यों हुई ताखीर? ताखीर तो मुझे तो लगता है कि वो क्या कहते हैं, मोहब्बतें तकसीम की हुई थी बहुत सारे लोगों में। अच्छा, अब एक मोहब्बत को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है, तो उसके लिए प्रॉब्लम तो आते हैं। ये मोहब्बत खान साहब में भी तकसीम हुई हुई है, ये नून लीग में भी तकसीम हुई हुई है, पीडीएम में। देखें खान साहब के पास तो अख्तियार नहीं है ना। अच्छा। खान साहब के अख्तियार, उनकी मोहब्बतें तो सारी सभी में तकसीम हुई है मोहब्बतें। नहीं, देखें अख्तियार जो है खान साहब तो दायरे से बाहर है ना, तो अच्छा। उनकी मोहब्बतें करने या ना करने का इफेक्ट कोई नहीं है। अच्छा, तो जो साहिब इक़्तिदार होता है, या जिसने दुल्हा बनना होता है, या जिसने मोहब्बत का इजहार करना होता है, जिसके दस्तखत होते हैं, आमतौर पर मोहब्बतें उसकी होती हैं जो कई लोगों तक दुल्हा होती अड़ हैं। गया है क्या? तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी बातें हैं। जी लॉ को अमेंड कर दें, देखिए पर्सनल स्पेसिफिक लॉ तो वैसे भी नहीं होता। ठीक है, अभी इस स्टेज पे लॉ की अमेंडमेंट की बात करना भी, हाँ मैं जाजुल हक साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि दिस इज द क्रूशल टाइम मुल्क के लिए। हालत यह है कि अप्रैल तक 5% चांस था डिफॉल्ट का, आज 75% 80% चांस हो गया है। आज हमारा मुल्क 3 प्रॉब्लम है। मुल्क की अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से माशी तौर पर हम बहुत पीछे चले गए हैं। यानी आपकी उस बात के ऊपर कि अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से इकोनॉमिक जो है डिस्टेबलाइजेशन के खतरात जो है बहुत बढ़ गए। मैं आगे चलता हूं। जो भी आगे गवर्नमेंट आए वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज हो, और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना अपना ये बताइएगा, जो बात इस वक्त आ रही है, खान साहब ने तो ये भी बात की है कि पीडीएम ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, तो मुझे बताएं सर इंटरनल है क्या? फ्रंट एंड के ऊपर आप लोग रिफ्यूट करते हैं सारी बातों को। खान साहब कहते हैं कि पीडीएम मुज़ाकरात की यानी बातचीत करने की पेशकश आई है, ऐसा इसमें कितनी हकीकत है सर? पीडीएम का हिस्सा नहीं है, मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मंदोखेल साहब, आई एम रियली सॉरी, आपकी वॉइस में क्लैरिटी नहीं है सर। मैं चाहूंगा जरा सा आपकी आवाज को दोबारा कनेक्ट करके मैं आपसे इसी सवाल का जवाब लूंगा। राजा यासिर मायूं साहब, क्या ऐसा है? खान साहब तो कह रहे हैं कि पीडीएम ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, तो किससे बात हुई है, किस तरफ से आई है पेशकश? देखिए आरिफ अलवी साहब से आपको पता है कि मुलाकातें रही। जाहिर है वो पार्टी के तो पुराने कारकुन थे, लेकिन अब इज प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का एक आईनी रोल है और वो अदा कर रहे हैं। तो हम बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने ये कहा है कि बात अगर करनी है तो इलेक्शन पे हो सकती है, और किसी चीज पे हम फिलहाल बात नहीं करना चाहते। बाकी आपने आर्मी चीफ की तकर्री पे हमारा बड़ा क्लियर स्टैंस है, और उसमें कोई बात ही। दूसरा भी बार बार बात हो रही थी कि 1 महीना पहले तैनाती हो जाती, तो जब भी होती, मेरा ख्याल है कोई इसमें हम खाम ने हाइप क्रिएट की हुई है, कोई हाइप वाली बात है नहीं। 26 तक वेट करें, 26 को हर चीज, या 27 को हर चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसमें आपका जो लॉन्ग मार्च है उसने उस हाइप को मजीद उसको हवा दे दी है ना, वो चीज तो मजीद उसके अंदर जो है वो इट्स एडिंग फायर टू इट। मैंने तो पहले अर्ज किया कि लॉन्ग मार्च तो हम कर ही रहे थे, अब इत्तेफाक से तारीखें कोइंसाइड कर गई हैं, उसमें हमारा कसूर तो नहीं। अगर खान साहब को उस वक्त ये गोली ना लगती तो शायद हम अभी तक पहुंच के जो भी होना था हो चुका होता लॉन्ग मार्च। और दूसरा, लॉन्ग मार्च तो एक जमहूरी अमल है, हमने एक अपना मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कराए जाएं। हमारा यही मुतालबा है, उसका क्या ताल्लुक है आर्मी चीफ की तकर्री से? ठीक है, एजाजुल हक साहब, सर मुझे बताइएगा जरा, क्या आपके नजदीक सर इस वक्त ये जो मुज़ाकराती पेशकश है, खान साहब जो बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की है, पीडीएम की बात आती है, वो कहते हैं हमने तो कोई मुज़ाकराती पेशकश नहीं की है, तो अगर ये पेशकशें हैं भी तो फ्रंट पे आके तो हर कोई इसको रिफ्यूट कर देता है कि हमने तो नहीं की, या हम तो उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और बैक एंड के अंदर, बैक डोर्स के अंदर जो है वो सारे मामलात अगर हो भी रहे हैं तो इससे डिनाई क्यों किया जाता है? जैसा देखिए, हर किसी ने अपनी अपनी अना का मसला बनाया हुआ है, और पॉलिटिक्स के अंदर अना को नहीं लाना चाहिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूँ
इसकी इसी वजह से अभी जैसे बताया गया कि 75% हमारे चांसेस हैं डिफॉल्ट के, इकोनॉमी हमारी तबाही के गाने पे खड़ी है, इंटरनेशनली हम जो है वो बिल्कुल आइसोलेट होते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे डिसीजन है जो कि नेशनल इश्यूज हैं, कौमी इश्यूज हैं, जिन पे कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है, हम वो नहीं कर सक रहे, चाहे वो CPEC है, चाहे हमारे दीगर मसले हैं। तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को भी ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और सोच रहे होंगे। मैं नहीं कह रहा कि नहीं सोच रहे, वो सोच रहे होंगे, और उनकी इस सोच के मुताबिक मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई हल निकालने के बारे में अब जरूर पेशरफ्त हो रही होगी। और माजी में मुझे पता है कि हो रही थी, कुछ पेशरफ्त हुई भी थी, लेकिन वो कुछ ना किसी इशू की वजह से मामला थोड़े से तखीर हो गए। तो लेकिन सर इस वक्त बातचीत का कोई सिलसिला है बैकएंड के ऊपर? क्योंकि हमने देखा है सियासी जमातें आपस में तो नहीं बैठती हैं, कहीं ना कहीं कोई ताकतवर हल्के इन्वॉल्व होते हैं उस चीज के अंदर, और फिर बाद उनमें बात होती है। तो क्या यह बातचीत इसी तरह ही मुमकिन हो सकेगी? अब हमेशा से इसी तरह होती रही है, चाहे अभी वहीद काकड़ साहब का जिक्र किया था, रहील शरीफ का देख लें, somebody has to play the umpire बेसिकली। ये वो अंपायर नहीं जो कि खान साहब कहते थे उंगली खड़ी कर, अंपायर की उंगली खड़ी करेंगे, लेकिन प्रीवियसली अगर आप देखें अपना असलम बेग के जमाने में, आसिफ नवाज साहब के जमाने में, अपना वहीद काकड़ साहब के जमाने में, और फिर जहां भी बात कहीं अटक गई है, ये जो धरने का मामला था वो हुकूमत ने तो उधर ही रिक्वेस्ट की थी ना जहां से जो जिनके असर और रसूख से ये काम हो सकता था, तो वो भी रहील शरीफ ने एक किरदार अदा किया था। अब भी कोई ना कोई इसका किरदार अदा करेगा। सर बता दें कौन है, कोई है ऐसा जो किरदार अभी अदा कर रहा है वैसे आपके नजदीक? क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, वक्त कम है, क्रूशियल मोमेंट्स हैं, इकॉनमी है, मुकाबला बहुत सख्त है सर, और वक्त बहुत कम है। तो अब कोई है इसका किरदार अदा करने वाला आपकी नजर में? सर आप देख रहे होंगे यकीनन। मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी मुज़ाकरात बंद नहीं हुए, कभी भी बैकडोर चैनल्स बंद नहीं हुए, कभी भी टेलीफोन जो है वो बंद नहीं हुए, राब्ते रहते हैं। गुस्सा जरूर होता है चंद बातों पे, लेकिन इफ यू लुक एट द लार्जर पिक्चर, अगर पाकिस्तान को सामने रखें तो मेरा ख्याल है कि सब चीजें उससे नीचे होनी चाहिए। तो उस लार्जर पिक्चर को सामने रखते हुए मेरे ख्याल में बातचीत भी हो रही है, और मेरे ख्याल में इसका हल निकालने की कोशिश भी हो रही है। चले, मैंने एक ब्रेक लेनी है। कादर मदोखेल साहब, वेलकम टू यू आफ्टर द ब्रेक। आई होप सो कि ऑडियो आपकी फिक्स हो गई होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं इस पर बात करेंगे। कादर मंदोखेल साहब, सर मुझे बताइएगा, जिस तरह से बात हो रही थी, मुझे बता दें सर, टॉक्स जैसे जाजुल हक साहब कह रहे कभी भी बातचीत बंद नहीं हुई है। अगर बातचीत करनी है सर सामने कर ले, बता दें कि बातचीत हो रही है। मुल्क के लिए तो सब कुछ जायज है सर, मुल्क की बका के लिए, कौम की सलामती के लिए, इकॉनमी के लिए। इस वक्त डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं बहुत ज्यादा, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं। देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये कि मौजूदा हुकूमत ने 11 रुकनी काबीना कमेटी जिसमें हमारी तरफ से कमर ज़मान कायरा साहब थे, उनको बाकायदा PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। और फिर आपको याद होगा इमरान खान नियाजी साहब ने बोला कि ये है कौन, इनकी औकात क्या है कि इनके साथ हम मुज़ाकरात करें। मैं तो उनके साथ मुज़ाकरात करूंगा, उनसे मिलूंगा जिससे शहबाज शरीफ डिक्की में चुप चुप के जाता था। यानी आप अभी भी फौज से, आप अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हो, मगर सियासी लोगों से बात करने को तैयार हो। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि ये जितना हवा उन्होंने बना है, खुद ये मोहतरम PTI वाले बता रहे हैं कि आर्मी चीफ कोई भी हो, हमें उसे गर्ज दी है। भाई अगर आपका गर्ज दी है तो आप पिंडी क्यों आ रहे हो? पिछले 1 महीने से पिंडी क्यों खेल रहे हो? आ जाओ। वो इंतखाबात की बात कर रहे हैं ना मंदोखेल साहब, वो कह रहे हैं हम आर्मी चीफ की तैनाती के मामले से पीछे हट गए, हमें सिर्फ जल्दी इलेक्शन चाहिए। और साथ में ये सवाल भी मेरा ले लें कि ये PTI ये भी कह रही है इस वक्त कि हुकूमत इस वक्त हर तरह से फंस चुकी है। अगर जल्द इंतखाबात का ऐलान करते हैं तो उसमें भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और हुकूमत ने नए इंतखाबात से गुरेज किया तो फिर ये अमल मुल्क को दिवालिया की तरफ या डिफॉल्ट की तरफ ले जाएगा। देखिए, अगर आपने पिछले 1 महीने से GT रोड ब्लॉक करके हर तरफ से ट्रांसपोर्टेशन आपने बंद रखी है, तो दिवालिया में आप बराबर के शरीक है।
पिछले 3.5 साल में जो आपकी हुकूमत ने जो ड्यूज थे वो पे नहीं किए और IMF के साथ मुआहिदा तोड़ा, सीपेक बंद किया, सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, इन सब के साथ आपके फड्डे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह निपटाए मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से। और अगर आप आर्मी चीफ से आपका तैनाती का वो नहीं है तो आप ये तैनाती होने दें और उसके बाद हमारी टीम पहले से मौजूद है, आप मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात किस चीज पे करें? अगर आपकी शर्त यह है कि पहले इलेक्शन का डेट ऐलान करो फिर हम बैठेंगे, इनके औकात क्या है, तो हम भी कहते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है। और आइन के 1952 का जो आर्मी एक्ट है जिसने आपने पेश किया असेंबली में, उसमें तो आपने वक्त के वजीर आजम को इख्तियार दिलवाया, खुद आपकी हुकूमत ने, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग सब ने सपोर्ट भी किया। या तो आप ब्रैकेट में लिख देते कि इमरान खान न्याजी होगा प्राइम मिनिस्टर, तो ठीक है, कोई और होगा तो ये मुहिब वतन नहीं होगा, गद्दार होगा, वगैरह वगैरह। दूसरी बात ये जो मुहतरम फरमा रहे हैं कि हमारा आर्मी चीफ से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको अभी चंद दिन पहले इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने यह नहीं कहा कि आर्मी चीफ का सिलेक्शन अगली हुकूमत करे, ये चोर है, गद्दार है और ये नहीं कर सकते है। जरदारी और नवाज शरीफ का बकायदा नाम लिया है। आज आप कह रहे हैं कि मेरे कोई ताल्लुक नहीं है और फिर आज भी आप पिंडी लेके बैठ रहे हो। और भाई आप पिछले 1 महीने से रवाना हुए और अभी तक आपका सफर खत्म ही नहीं हो रहा है। लॉन्ग मार्च है सर, साहब लॉन्ग मार्च है, शॉर्ट मार्च तो नहीं है ना, लॉन्ग मार्च है। मैं यासिर मायूं साहब से बात कर लेता हूं इसी पे। राजा साहब ये फरमाइएगा, हुकूमत क्या वाकई फंस गई? देखिए, पहले तो मंदू खेल साहब की बात का जवाब दे दूं कि हम ये जरूर कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए इख्तियार शहबाज शरीफ जैसे बंदे का, कि वो स्पेशली नवाज शरीफ का तो बिल्कुल ही अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये बात हमने जरूर की थी, लेकिन अब फिर हमने ये किया है कि जिसका भी वो सिलेक्शन करेंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल ही होगा ना, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक है, हमारा ख्यालात क्लियर है। लेकिन आपकी ख्वाहिश तो नहीं है ना इसमें? ये तो नहीं, ख्वाहिश तो देखें, बात यह है कि जब आपकी अपनी गवर्नमेंट होती है तो फिर आपने अपना बंदा जो भी जिसको चाहते हैं उसको लगाते हैं ना इस वक्त। और हम ये चाहते थे कि नई गवर्नमेंट जो भी आए, हमने ये तो कोई शोर शॉट नहीं था कि उस वक्त PTI नहीं आ जाना था दोबारा। हाँ। हम तो ये कह रहे थे कि फ्रेश मैंडेट के साथ नहीं, आप तो ये समझ रहे थे ना, क्योंकि आपकी ख्वाहिश उस वक्त ये थी कि चूंकि आप समझते थे कि आपका दावा था कि आपकी जमात इस वक्त पॉपुलर पार्टी है, आपका दावा यह था कि आप 2 तिहाई अक्सरियत ले लेंगे, तो आपकी ख्वाहिश ये तो थी। देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन के लिए मैदान में उतरती है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो अपने बारे में बेहतर समझ ही रही होती है ना। तो हम भी अभी भी यही समझते हैं कि इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। ऑब्वियसली जो दूसरी पार्टीज हैं वो ये समझती होंगी कि वो जीतेंगे, इसमें क्या बात है। मैं जो असल बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये ठीक है, हम अच्छा, मेरी इस बात का जवाब दे राज साहब, ये बता दें हुकूमत वाकई फंस गई है, शॉर्ट बताइएगा, मैं फिर एजाजुल हक साहब की तरफ जाता हूँ। हुकूमत तो देखे फंसी इसलिए हुई है कि उनको पॉपुलैरिटी ग्राफ तो उनका नीचे जाई जा रहा है, जितना ये लंबा गवर्नमेंट को खींचेंगे वो और नीचे जाएगा। इसमें तो आपका फायदा है, इसमें तो आपका फायदा है, जो तारीख वो नहीं सुने ना राज साहब, इसमें तो आपका फायदा है। अगर इनका पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे जा रहा है, आपका ऊपर जा रहा है, आप इनको अपनी मुद्दत पूरी कर लेने दें ताकि इनका पॉपुलैरिटी ग्राफ बिल्कुल नीचे गिर जाए और उस वक्त आप फायदा उठा लीजिएगा। गिरेगा, लेकिन उससे मुल्क का भी बेड़ा गर्क साथ साथ हो जाएगा ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी, सिर्फ हमने अपना फायदा नहीं देखना, मुल्क के मामलात भी देखने। तो जितना ये लटकाएंगे इसको, इतना ये आपके लॉन्ग मार्च से जो रास्ते बंद हो रहे हैं ना, उससे भी बहुत नुकसान होता है। वैसे जो रास्ते बंद हो जाते हैं, मैं एजाजुल हक साहब, PTI की ख्वाहिश है, जो बात राजा साहब ने बात की है, साथ साथ था, कोई रास्ता बंद नहीं था, एक आध दिन के अलावा कोई GT रोड बंद नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। चले ठीक हो गया। एजाजुल हक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश जो ये समझ रहे थे आर्मी चीफ की तैनाती के मामले के ऊपर, आप समझते हैं वो ख्वाहिश इनकी ठीक थी? देखें, अगर ख्वाहिश तो अभी क्लियर कर दिया ना यासिर मायूं साहब ने जो बात की है कि जब किसी के पास इख्तियार ही ना हो तो उसकी ख्वाहिश की तो ख्वाहिशात तो हर एक की होती हैं, लेकिन ख्वाहिश तो वो होनी चाहिए जिस पे आप अमल दरामद करवा सकें। उन्होंने एक दफा ये कह दिया था और मैं समझता हूँ कि उनका ये ख्याल था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जिसको मर्जी आप लगाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब सीनियर होंगे और माजी के अंदर PMLN का तो बहुत ही एक अच्छा वो है, कहते हैं कि ग्राफ है, ग्राफ इन द सेंस कि इन्होंने 5 दफा तैनाती करके देख लिया कि क्या हुआ। दूसरी बात मैं थोड़ी सी ये कर दूं कि ये अभी कादर मंदोखेल साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने कहा जी कि बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी बिलावल जरदारी की एक बड़ी जबरदस्त कामयाब खारजा पॉलिसी थी। क्या ये बैठकर खारजा पॉलिसी बना रहे हैं और 2 दिन सऊदी अरेबिया में लगाकर MBS को तो पाकिस्तान ला नहीं सके ये, तो क्या वजह थी कि वो इनकी खारजा पॉलिसी जो है कामयाब नहीं हुई और सऊदी अरेबिया 2 दिन वहां जाकर सारे प्रोग्राम बनाने के लिए तय करने की कोशिश करते रहे और फिर तय नहीं कर सके।
तो मेरा ख्याल है इन झगड़ों से बाहर निकलना चाहिए। एक कलेक्टिवली ये सोच होनी चाहिए हमारी। ठीक है, अच्छा सर, वन लास्ट वर्ड कह दीजिए। मदो खेल साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, शॉर्ट रिस्पॉन्स दूंगा, देन शिव शाहीन साहब से मैं कंक्लूड करूंगा। एजाजुल हक साहब मुझे एक बता दीजिए, वेरी शॉर्ट, 26 नवंबर को खान साहब ने जो बात की, आपको भी कोई सरप्राइज नजर आ रहा है उस दिन? वेरी शॉर्ट सर। मैंने तो कहा उससे पहले आपको सरप्राइज मिल जाएगा इंशाल्लाह। 26 से पहले। जी मदो खेल साहब, वेरी शॉर्ट सर। देखिए, पीटीआई के 3.5 साल में एफएटीएफ से पाकिस्तान का नाम नहीं निकल सका, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने निकाला। और फिर दूसरी बात ये कि सीपेक बंद हो चुका था, हमने स्टार्ट कराया। सऊदी अरब ने जो $3 अरब दिए थे, वो कह रहे लाओ पैसे लाओ, वो हमने एक्सटेंशन लिए है। आपके कतर के साथ सबके साथ वायदा तो बिलावल और सर वैसे एफएटीएफ वाला मामला जो है वो यक जुम्बिश कलम तो नहीं निकला नाम, यकीनी तौर के ऊपर पहले से उसकी एफर्ट्स तो चल रही होंगी और वो उस वक्त आके यहाँ पे अनाउंस हुआ, वो तो वो अपनी जगह पे आपकी बात है, लेकिन एफर्ट्स उसकी तो चल रही थी पहले से सर, ये बात है। आप बिलावल भुट्टो साहब को नहीं क्रेडिट देना चाहिए, मत नहीं मैं ये नहीं कह रहा सर, ना मैं ये नहीं कह रहा क्रेडिट नहीं है सर, मुल्क का फायदा है, मुल्क के ऊपर है। आज की तारीख के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर है, नाम निकला है तो यकीनन उनका क्रेडिट है, लेकिन सबका क्यूमुलेटिव क्रेडिट उसके अंदर तो जाएगा ना। ये इसी तरह है जिस 28 मई सर को लास्ट मैं सर आई हैव टू स्टॉप यू सर, लास्ट 10 सेकंड में कमेंट दीजिएगा सर, क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि एफएटीएफ से निकालने में जो क्रेडिट जाता है वो इमरान खान को जाता है और दूसरे नंबर पे फौज को जाता है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़, उनकी मेहनत से और उनकी लॉ से ये हुआ। दूसरी बात, इस वक्त मुल्क चल नहीं रहा, मुल्क चलाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं एक सेकंड में, एक ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो बहुत ज़रूरी है जो कि इस वक्त नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो बात है वो बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी एंड पॉलिसी, राइट हो गया, और ये दो चीजें इस वक्त हो नहीं सकती इस गवर्नमेंट के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। शुएब शाहीन साहब थैंक यू सो मच, राजा यासिर मयूर साहब आपका बहुत शुक्रिया, एजाजुल हक साहब थैंक यू सो मच, एंड कादर मंदोखिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए।